हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2 के बारे में। पिछले साल का ITR रिटर्न, यानी कि अगर करंट ईयर के ITR को छोड़ करके पिछले साल के आपके किसी भी ईयर का इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म भरना रह गया है, तो उसके लिए ITR 2 को हम कैसे बैक डेट में जाकर के अपडेटेड रिटर्न की तरह फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे जानकारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपके किसी पिछले साल का आयकर रिटर्न फॉर्म भरना रह गया हो, जिसमें कि आपकी सैलरी, हाउस लोन, FD पर ब्याज, सेविंग अकाउंट पर ब्याज, डिविडेंड, शेयर बाजार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ किसी भी प्रकार की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पिछले साल का कैसे भरेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पर सैलरी, बचत खाते पर ब्याज, FD पर ब्याज, होम लोन, डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपकी सैलरी की डिटेल आपके फॉर्म नंबर 16 में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो आपके एम्प्लॉयर है उसके द्वारा जो फॉर्म नंबर 16 इश्यू किया जाता है, उसमें यहाँ पर आपकी डिटेल मिल जाएगी। जैसे आपकी सैलरी कितनी क्या है और कैसे आप अपनी सैलरी पर बचत करके होम लोन और अदर डिडक्शन अलाउ करते हैं। इसके अलावा दूसरा हम यहाँ पर बात करें आपके FD पर ब्याज और सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज, तो ये आपको आपके AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप AIS पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपका AIS रहेगा, उसमें आपको ये आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपके बचत खाते पर ब्याज वगैरह कितना क्या है। इसके अलावा होम लोन की डिटेल आपको आपके फॉर्म नंबर 16 में मिलेगी। यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर 16 रहेगा। इसमें आप सेक्शन 10 में यहाँ पर देखोगे कि आपके होम लोन पर जो ब्याज है वो यहाँ पर आपको इस फॉर्म नंबर 16 में मिल जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि शेयर बाजार में लेन देन के द्वारा होता है, तो ये आपको डिटेल मिलेगी। आपका जो भी ब्रोकर होता है जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो वहां से आपको एक एक्सेल फाइल जनरेट करनी रहेगी, जिसमें कि आपकी पूरी डिटेल फाइल है इस प्रकार की। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। जो लेस देन 1 ईयर है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, और जो मोर देन 1 ईयर है वो यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा। यहाँ पर आपको जो बाई वैल्यू है उसकी यहाँ से टोटल कर लेनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके रखी है। और इसके अलावा सेल वैल्यू आपकी ये रहेगी। तो इसमें से जब आप लेस करोगे तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस हुआ है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी आपकी बाई वैल्यू की टोटलिंग आपको कर लेनी है और सेल वैल्यू की आपकी टोटलिंग कर लेनी है। इसके बाद जो पीछे बचेगा अमाउंट, अगर प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट रहेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर लॉस रहेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल आपका जो भी ब्रोकर है वहां से आपको एक्सेल फाइल में जनरेट करके यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल जो आपको सेल ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिटेल मिलेगी, वो आपको आपने जो प्लॉट या मकान या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है उसकी सेल डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी, जिस पर की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर 20 जून 2018 को 1,25,000 रुपए है। वो भी आपको आपकी जो सेल डीड रहेगी उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ई फाइलिंग मेन्यू में डाउनलोड प्री फिल डाटा, यानी कि आपको पिछले साल का, जिस साल का आप ITR फॉर्म भर रहे हो उस साल का आपको यहाँ पर प्री फिल डाटा डाउनलोड करना रहेगा। तो हम 2022-23 का ITR 2 फॉर्म यहाँ पर भर रहे हैं। तो यहाँ पर 2022-23 आपको सिलेक्ट करके आपका जो प्री फिल डाटा है वो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में वापस आपको एक अदर साइट पर इनकम टैक्स का ई फाइलिंग का पोर्टल आपको वहां पर खोल लेना है और जाना है आपको में यहाँ पर एक्सेल यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी रहेगी। तो 2022-23 की हमें एक्सेल यूटिलिटी, यहाँ इसकी एक्सेल यूटिलिटी हम यहाँ पर ITR फॉर्म 2 फाइल कर रहे हैं, तो इसको मिनिमाइज करके ITR फॉर्म 2 को मैक्सिमाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपके डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा ITR एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी, तो इसको यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। ये हमारी एक्सेल फाइल यहाँ पर डाउनलोड
हो रही है। एक्सेल फाइल के डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है और आपने जो एक्सेल प्रीफिल डाटा दोनों के दोनों यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है या कट कर लेना है और इसके बाद में एक नया फोल्डर बना के उसमें वहां पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो आपने एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड की है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद इसको बाहर आपको पेस्ट कर देना है और फिर इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर के इसको अनब्लॉक करना रहेगा। अदरवाइज ये आपका एक्सेल यूटिलिटी इस एक्सेल में रन नहीं करेगा, तो अनब्लॉक करके अप्लाई करके ओके कर देते हैं। इसके बाद में आपको एक्सेल यूटिलिटी को यहाँ पर ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये हमारा एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर मैक्रो डिसेबल रहेगा, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मैक्रो डिसेबल, तो इसको हमें इनेबल कर देना है। तो इनेबल करेंगे जैसे ही तो ये सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर जो जो डिटेल रहेगी वो आ जाएगी। फिर हमें जाना है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में और जो हमने प्रीफिल डाटा डाउनलोड किया था उसको हमें इंपोर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इंपोर्ट प्रीफिल डाटा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इंपोर्ट प्रीफिल, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो ओके करना है आपको। और जहाँ पर आपने नया फोल्डर बना के उसको डाउनलोड किया है वो इंपोर्ट आपको वहां से कर लेना है। जैसे यहाँ पर हमने प्रीफिल डाटा जो कॉपी कट करके पेस्ट किया था, डाउनलोड किया था ई फाइलिंग पोर्टल से, तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद में ये हमारे प्रीफिल डाटा का लोडिंग लेगा, कुछ टाइम लेगा, इसमें मिनिमम 30 या 40 सेकंड, इससे ज्यादा का टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। ये इनवैलिड पिन कोड है, यानी कि एड्रेस में मिस्टेक है, तो इसको हम आगे सही कर देंगे। तो ये लोडिंग ले रहा है। इसके बाद में आप देखोगे कि प्रीफिल डाटा का बेनिफिट यही होता है कि आपका जो नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर और जो आपकी इनकम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फील्ड आ जाती है, आपको मैनुअली फिल नहीं करना पड़ेगा। तो इससे आपका बचत टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रीफिल डाटा में हमारा जो नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, आपकी कैटेगरी, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ गया है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले होम बटन में चले जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर शेड्यूल सेलेक्ट करने रहेंगे। जैसे यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2022-23 आपका आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर जो शेड्यूल का नाम है वो दिया रहेगा और वो शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना है यस। अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। अगर कुछ शेड्यूल्स है जो जिनको आपकी नो नहीं कर सकते वो यहाँ पर व्हाइट में आएंगे। जैसे यहाँ पर ये शेड्यूल है, इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है और ये है, तो इनको आप डिसेबल नहीं कर पाओगे, ये अल्टरनेटली आपके जो है यस ही रहेगी। तो हम आपकी आवश्यकता के अनुसार जो जो आपको शेड्यूल चाहिए, यानी कि आपकी सैलरी है तो सैलरी शेड्यूल आपको चाहिएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी है उस पे इंटरेस्ट या आपने किराए पे दे रखी है वो आपको चाहिएगा, तो वो आपको यस या नो इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर सिलेक्ट करके, मतलब चाहिए तो यस करना है और नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। तो हम 1 बाय 1 करके ले लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट मतलब इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पर आपका सैलरी शेड्यूल रहेगा, वो हमें चाहिए क्योंकि हमारी सैलरी से इनकम है। तीसरा यहाँ पर शेड्यूल रहेगा हाउस प्रॉपर्टी का, तो वो भी हमें चाहिएगा, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। कैपिटल गेन हमारे पास है, शेयर बाजार से जो कैपिटल गेन होता है उसका हमें यहाँ पर डिटेल देना रहेगा, तो हमें ये लेना है। इसके बाद शेड्यूल 112A ये भी हमें लेना है। शेड्यूल 115AD ये भी हमें यहाँ पर ले लेना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे FD पर ब्याज भी है और डिविडेंड पर भी ब्याज है। यहाँ पर आप देखोगे कि FD, डिविडेंड और ये जो सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट, ये तीनों के तीनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे, तो इसको भी हमें यहाँ पर यस रखना है। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज ये शेड्यूल हमें रखने हैं, क्योंकि अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो रखने हैं। फिर यहाँ पर शेड्यूल आता है ATG का, डोनेशन का है, हमने किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं किया है तो हम इसको यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका शेड्यूल ATD हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग रहेगा। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। हमारे केस में यहाँ पर नहीं है तो हम इसको N यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में ATGGA डोनेशन टू स्पेसिफाइड पार्टीज को, अगर आपने किसी भी प्रकार का डोनेशन दिया है तो वो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज इसको भी हम यहाँ पर नो कर देते हैं, नो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में सेक्शन 80 आपका यहाँ पर रहेगा, ये भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर सेक्शन 6A के अंडर जो आपके डिडक्शन होते हैं, 80C के जो भी डिडक्शन है वो सारे के सारे इसमें आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपकी रहेगी, यानी कि स्पेशल इनकम जो आपकी रहती है वो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर यस करना है, हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारी कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है। फॉरेन से जो इनकम होती है वो इस केस में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेएबल एट 15 AGC। अगर ये आपको यहाँ
यहाँ पर यस रखना है तो यस, और इसके बाद में यहाँ पर 15 JAD ये भी हमें रहना है। इसके बाद में एग्जाम्प्ट इनकम, अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम वगैरह हो तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इस शेड्यूल को भी आपको यहाँ पर नो कर देना है। यानी कि एग्रीकल्चर इनकम या एग्जाम्प्टेड इनकम अगर आपकी कुछ हो तो वो आपको शेड्यूल यहाँ पर EI लेना है। फिर यहाँ पर सेक्शन रहेगा आपका PTI, पास थ्रू इनकम डिटेल, यानी कि आपके सेक्शन 115 UA और UB में अगर आपका कोई डिडक्शन रहता है तो उसको यस रखना है। इसके बाद में टैक्स रिलीफ ऑन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो इसको हमें यहाँ पर नो कर देना है, इसको भी हमें यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट शेड्यूल आता है TRFA, यानी कि अगर आउटसाइड इंडिया से अगर आपकी कोई इनकम आ रही है और उस पर आप टैक्स रिलीफ चाहते हो तो हमारे यहाँ पर इसकी भी आवश्यकता नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर नो कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल 5A आपका रहेगा, अगर आप पर सिविल कोड के थ्रू कोई प्रोसीजर हुआ है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पर इसको भी हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर शेड्यूल AL एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का आपके शेड्यूल रहेगा, वो आपको यहाँ पर यस रखना है ऑटोमेटिकली। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसको इनेबल डिसेबल करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर इसके बाद में आपने कोई पेमेंट किया है टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स, तो वो आपको यहाँ पर ले लेना है, अदरवाइज नहीं लोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर इसके बाद में टैक्स डिफर्ड ऑन ESOP, ये शेड्यूल भी अगर आपको चाहिए तो यस रखना है, इसको भी हम यहाँ पर यस रख देते हैं, और वेरिफिकेशन अल्टरनेटिव यस रहेगा। ये सारे शेड्यूल्स यस और नो में आपको सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो जिन जिन शेड्यूल को आपने नो सेलेक्ट किया है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, फिर हमारे काम के शेड्यूल है वही यहाँ पर रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले ले लेते हैं पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें ये यहाँ पर कह रहा था कि आपका जो पिन कोड है वो इनवैलिड है, तो हम यहाँ पर करेक्ट पिन कोड एंटर कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के बाद यहाँ पर पिन कोड आ गया, इसके बाद में आपकी मेल ID और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ गया, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर 2 आ गया। फिर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फाइलिंग अंडर सेक्शन, यानी कि आप जो अपना रिटर्न है वो किस सेक्शन के अंडर में फाइल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न लेंगे सेक्शन 139(8)A, क्योंकि अगर आप बैक डेट का या पिछले साल का ITR भर रहे हो तो उस केस में आपको सेक्शन 139(8)A ही यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे आप 8A सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक अलग से टैब खुलकर आ जाएगी सेक्शन 139(8)A की, तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी रहेगी। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, यानी कि आप भारत के नागरिक हो या फॉरेन के हो, तो यहाँ पर RES रेजिडेंशियल हमें इंडिया का यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये ITR अगर आपने पहले फाइल किया है और उस ITR को रिवाइज कर रहे हो तो वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि कंडीशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि आप कौन सी, अगर आप भारत के नागरिक है तो कौन सी जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर ले लेनी है कि आप भारत में पिछले साल में 182 दिन या इससे ज्यादा ठहरे हैं, इसलिए आप इंडियन रेजिडेंस है। फिर यहाँ ये पर पूछ रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, अगर आप न्यू टैक्स स्कीम और ओल्ड टैक्स स्कीम यहाँ पर 2021-22 में इसका प्रोविजन हो गया था, तो अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम ले रहे हो तो नो सेलेक्ट करना है और न्यू ले रहे हो तो यस सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर ओल्ड टैक्स स्कीम ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर इसको नो सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। फिर ये प्रोसेसिंग करेगा हमारे ITR फॉर्म पर, फिर हमें नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपका आधार नंबर रहेगा, अगर आधार नंबर नहीं है तो आपकी जो आधार की एनरोलमेंट ID है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में ये यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, तो इसको हमने यहाँ पर नो कर देना है, अदरवाइज आप अगर लेना चाहते हो तो यस कर देना है। फिर ये सिविल कोड के थ्रू यहाँ पर अगर आप पर कोई प्रोसीजर हुई है तो वो यस या नो आपको जो भी सिलेक्ट हो कर लेना है। इसके बाद में ये यहाँ पर कह रहा है कि वेदर द रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव असेसी, यानी कि अगर आप किसी के द्वारा रिटर्न भरा रहे हो तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी रहेगी, और अगर आप खुद भर रहे हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी के द्वारा नहीं भरवा करके खुद अपना ITR फॉर्म यहाँ पर भर रहे हो। और फिर यहाँ पर जो टैब रहेगी, यानी कि आपको वही डाटा सारे फिल करने जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ये ब्लैक दिख रहा है या व्हाइट दिख रहा है तो वहाँ आप एडिटिंग नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रीन है यहाँ पर, इसको हमें यहाँ क्या पूछ रहा है कि वेदर यू डायरेक्टर ए कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर में कंपनी के डायरेक्टर रहे हो तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर नीचे वाली ये टैब पूछ रहा है कि वेदर यू हैव होल्ड यूटिलाइज्ड इक्विटी शेयर, प्रीवियस ईयर में अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर होल्ड करके रखे हैं तो
वो आपको डिटेल यहाँ पर यस करनी है, अदरवाइज नो कर देनी है। इसके बाद में हमारा पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही कोई भी आपका पार्ट कंप्लीट होना तो उसको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। जैसे ही वैलिडेट करोगे तो अगर सब कुछ ओके होगा तो यहाँ पर ये कहेगा आपका जो जनरल सीट है, जिस सीट पर आप वर्किंग कर रहे थे वो ओके है। अगर कोई एरर आती है तो वो यहाँ पर बता देगी। जैसे आप वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो हमारे यहाँ पर कोई एरर नहीं है। फिर आपको यहाँ पर सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर आपको ले लेना है। तो हमारे यहाँ पर ग्रीन सिग्नल यहाँ पर सीधा यही दिख रहा है। ये कह रहा है सीरियल नंबर A5 वेदर रिटर्न प्रीवियसली फिल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर, यानी कि हम जो 22-23 का यहाँ पर रिटर्न भर रहे हैं वो आपने इससे पहले कभी भरा है, तो यहाँ पर यस है। तो हमने कभी नहीं भरा है तो यहाँ पर हमें नो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये सारे डिसेबल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्रीन टैब दिख रही है, ये कह रहा है कि आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन लेआउट ऑन द फर्स्ट, यानी कि आप 139(8)A के तहत एलिजिबल है क्या आप अपना अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए। तो आपको यस करना है यहाँ पर, हाँ हम एलिजिबल है। इसके बाद में ये पूछ रहा है सीरियल नंबर A10 रीजन फॉर द अपडेटिंग योर इनकम, आप अपना ITR क्यों फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड, यानी कि हमने पिछले साल 2021-22 का ITR फॉर्म यहाँ पर नहीं भरा है, तो हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू फाइलिंग द अपडेटिंग रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि अगर आप 12 महीनों से यानी कि 21-22 का भर रहे हो तो यहाँ पर 12 महीने सेलेक्ट करना है, और उससे पहले का भर रहे हो, बहुत पुराना भर रहे हो तो बिटवीन 12 to 24 मंथ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो हम यहाँ पर 12 महीने का सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में हमारी यहाँ पर सेक्शन 139(8)A का सीट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो हमें यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा सेक्शन 139(8)A इज ओके। तो अब हमें ले लेना है शेड्यूल एस। शेड्यूल एस का मतलब होता है कि आपकी सैलरी की डिटेल यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ग्रीन टैब दिख रही है नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, तो वो डिटेल आपको आपके फॉर्म नंबर 16 में यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है ICICI बैंक है, तो हमें यहाँ पर वापिस बैक जा करके लिख देना है ICICI बैंक लिमिटेड। फिर इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि आप किस टाइप के एम्प्लॉयर हो। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो बैंक के जो भी एम्प्लॉयर आते हैं वो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट में आते हैं, तो हमें यहाँ पर PSU यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉय रहेगा, वो भी आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 से ले लेना है। अगर नहीं एंटर करोगे तो भी ये कोई मैंडेटरी फील्ड यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर आपको लिख देना है यहाँ पर। कंप्लीटली एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो यहाँ पर आप जैसे ही आप अपने 16 नंबर फॉर्म को देखोगे तो यहाँ पर जो सेक्शन 17(1) के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितनी है 13,56,381 रुपए। तो यहाँ पर आपको एक्सेल सीट ओपन कर लेनी है और बेसिक सैलरी जो आपकी है। इसके बाद में इसके साथ में अगर कोई DA वगैरह यानी कि आप कोई आगे एग्जामिशन लेना चाहते हो तो HRA वगैरह का, तो आपको सैलरी का ब्रेकअप देना है। ब्रेकअप मतलब इसको अलग अलग डिवाइड करना है। जैसे आपकी बेसिक सैलरी ये हो गई, DA हो गया, कन्वेंस अलाउंसेंस, HRA। अगर आपकी कोई भी आप सेक्शन 10 में आप डिडक्शन नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपकी सैलरी को यहाँ पर पार्टली डिवाइड भी करना रहेगा। तो हमारी यहाँ पर ब्रेकअप देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके बाद में वैल्यू ऑफ रिक्विजिशन एज पर सेक्शन 17(2), ये भी आपको यहाँ पर फॉर्म में मिल जाएगा कि वैल्यू ऑफ रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 17(2) है यहाँ पर 4588 रुपए। तो यहाँ पर एक्सेल सीट में हमें 4588 रुपए अकोमोडेशन के मिलते हैं, इनको 4588 रुपए आपको एंटर कर देने हैं। इसके बाद में नीचे ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3), तो यहाँ पर सेक्शन 17(3) में हमारा ल्यू प्रॉफिट कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में सीधा हाउस रेंट अलाउंसेंस यहाँ पर एग्जम्प्ट किया है। तो HRA की हमें यहाँ पर डिडक्शन लेने के लिए इस सैलरी का ब्रेकअप देना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो HRA दिख रहा है 62,364, अगर इसका हमें एग्जम्पशन लेना है तो इसका ब्रेकअप आपको सैलरी शेड्यूल में यहाँ पर देना रहेगा। तो आपने बेसिक सैलरी यहाँ पर लिख दी 13,56,381, तो हम इसको 11,56,381 2 लाख कम कर देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको HRA एंटर करना है, अदरवाइज आप अगर नीचे HRA की छूट लेने जाओगे तो वो आपको छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर HRA एंटर करके 2 लाख जो आपने कम किए थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट डाटा हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इनकम आउटसाइड इंडिया अगर आपकी यहाँ पर कुछ हो तो डाल देनी है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नीचे अगर आपका कोई 2 एम्प्लॉयर हो यानी
कि अगर आपको किसी अदर एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव्ड होती हो दूसरे एम्प्लॉयर से, तो वो आपको डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। फिर नीचे यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर 1 एम्प्लॉयर 2 से आपकी सैलरी कितनी आ रही है, 13,60,969, जो कि आपकी फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए 13,60,969। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशन लेना है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। जैसे हमें यहाँ पर HRA का डिडक्शन लेना है तो यहाँ पर सेक्शन 10(13) फर्स्ट रहेगा HRA, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और फिर यहाँ पर जो 62,364 रुपए HRA का है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 62,364 रुपीज। तो इसको एंटर करने के बाद आप जैसे टैब की प्रेस करोगे तो ये 62,000 आपका लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपने इसका सैलरी का ब्रेकअप नहीं दिया है, यहाँ पर जो आपकी सैलरी है इसको यहाँ पर HRA शो नहीं किया होता तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलता। तो इसलिए आपको जिस भी अलाउंसेंस का सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन लेना है वो यहाँ पर आपको सेपरेटली शो करना होगा विद योर टोटल सैलरी। तो हमने यहाँ पर HRA का डिडक्शन ले लिया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डिडक्शन हो तो शेड्यूल यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट कर लेना है, जैसे लीव, ट्रैवल अलाउंसेंस, ग्रेजुएटी, पेंशन, जो भी आपका डिडक्शन हो सेक्शन 14 फर्स्ट में एम्प्लॉयर द्वारा जो स्पेसिफाइड अलाउंसेंस दिए जाते हैं वो अगर आपको डिडक्शन लेना हो तो एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी डिटेल आपको एंटर नहीं करनी है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर आना है और इसको वैलिडेट टैब पर क्लिक कर देना है तो ये कहेगा आपकी सीट शेड्यूल एस इज ओके। नाउ अगेन हमें यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल पर जाना है। फिर यहाँ पर हमें कोई भी डिटेल सेलेक्ट नहीं करनी है। फिर नीचे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की है। अगर आपकी खुद की है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पर ले लेना। अगर आपने किराए पर दे रखी 1 या 2 या 3 मकान तो यहाँ पर लेट आउट सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें हाउस लोन इंटरेस्ट का यहाँ पर छूट लेना है, इसलिए हम यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नीचे आप आओगे तो ये पूछ रहा है कि द अमाउंट रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड, इसको भी हमें यहाँ पर छोड़ देना है। फिर नीचे ये कह रहा है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि आपने जो हाउस लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट कितना दिया है, जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 16 नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो आपका हाउस लोन इंटरेस्ट है 1,82,827 रुपए, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है 1,82,827 रुपीज। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो हाउस लोन पर इंटरेस्ट है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो चुका है। इसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो अगर आपकी कोई भी दूसरी, यहाँ सीरियल नंबर 2 रखा है, तो अगर दूसरी यहाँ पर अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी हो तो वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। और अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी तो हो तो आपको यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टीज पर डिटेल क्लिक करके ऐड कर देना। फिर यहाँ पर ऊपर जाते हैं और इसको वैलिडेट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एड्रेस डिटेल इन सीट 1 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज मैंडेटरी, यानी कि हमें यहाँ पर सीट 1 में जो हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल है वो देनी रहेगी। यहाँ पर ये एरर आ गई, तो यहाँ पर आपको अपने हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल एंटर कर देनी है। तो आपका जो भी एड्रेस हो, कंट्री इंडिया और पिन कोड, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर आप इसको वैलिडेट करोगे तो ये कह रहा है कि ऑनर इज हाउस प्रॉपर्टी 1 इज, यहाँ पर ऑनर हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी प्लीज। अगर आपका कोई अदर को यहाँ पर हो तो सेल्फ, यहाँ पर आपके पिताजी के नाम या पत्नी के नाम हो, तो अगर खुद के नाम है तो यहाँ पर आपको सेल्फ सिलेक्ट कर लेना है। इज द हाउस प्रॉपर्टी को ओन्ड, यानी कि किसी और के साथ में हो तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो करना है। फिर हमें यहाँ पर वैलिडेट करना है तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की सीट यहाँ पर ओके हो जाएगी। इसके बाद में शेड्यूल आता है कैपिटल गेन का। यहाँ पर जो फर्स्ट सीरियल नंबर है वहाँ पर आपने अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्लॉट, मकान वगैरह कुछ बेचा है और उससे आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। हमारे केस में यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो है बट वो शेयर मार्केट पर है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा रहेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बहुत, यहाँ पर अगर आपको कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वाला हो तो वो यहाँ पर एंटर करना है। अदरवाइज यहाँ पर 2 है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट म्यूचुअल फंड, यानी कि शेयर बाजार में अगर आपकी ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि आपकी शेयर आपने जो है कितने में बेचे हैं। तो यहाँ पर जो सेल वैल्यू है 21,92,180 रुपए, तो वो हमें यहाँ पर एंटर कर देने हैं 21,92,180 रुपए। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडक्शन, हमने जो शेयर है वो कितने में खरीदे। तो यहाँ पर आपकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी 21,85,191 रुपए, तो 21,85,191।
यहाँ पर आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ गया है 6,999 रुपए, जो कि हमें यहाँ पर सीट में भी इतना ही है 6,999। इसके बाद में वापस आपको इस सीट पर चले जाना है। नीचे अगेन यहाँ पर आपका जो बैलेंस रहेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इसके बाद में अगर कोई लॉस यहाँ पर होता है तो वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 नंबर कॉलम है, आपको कैपिटल गेन इंसर्ट करना है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स जो आपने सेल की है, सीरियल नंबर A1, 2 और 3 और 4 के अबो यहाँ पर अदर कोई हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, अदरवाइज आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर 6 है, अमाउंट डीमीड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका यहाँ पर हो तो वो आपको यस या नो जो भी हो आपका सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें नो सेलेक्ट कर लेना है। अमाउंट टू बी डीमीड हमें मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आपको कोई भी डीमीड अमाउंट है आपका शेयर मार्केट में तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नो करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आप यहाँ पर कॉलम नंबर बी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो सीरियल नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट रहता है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग और वॉट, यानी कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची है और उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर एंटर करनी है। तो हमारे केस में यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये वाला है, जिसपे हमने बिल्डिंग कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लॉट बेचा है तो वो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है डेट ऑफ परचेज या एक्विजिशन, जो आपकी डेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। किस फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करनी है, आप इस पर क्लिक करोगे तो DDMMYY फॉर्मेट में यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो डेट ऑफ परचेज हमारी यहाँ पर 25 अगस्त 2016, तो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है 25 अगस्त 2016। फिर ये कह रहा है कि डेट ऑफ सेल या ट्रांसफर, आपने प्रॉपर्टी कब बेची, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी जो बेची थी वो बेची थी 27 जून 2021 को, तो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है 27/6/2021। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी की होल्डिंग वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी कि अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी है वो कितने में बेची, तो हमें यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बेची है वो बेची है 38,30,000 रुपए में, तो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है 38,30,000 रुपए। एंटर करने के बाद ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टाम्प अथॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है, तो वो हमें यहाँ पर सेम ही एंटर कर देनी है, अगर कम ज्यादा हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि आपने वो प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी, तो यहाँ पर सीट 2 में हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी 22,50,000 रुपए में, तो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है 22,50,000 रुपए। इसके बाद में हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 11,28,295 रुपए। यहाँ पर ये जो आप कॉस्ट ऑफ इंडक्शन, जैसे हमारी प्रॉपर्टी कितने की थी 22,50,000 की, और पीरियड के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इंडक्शन इसने यहाँ पर ऑटोमेटिक कर दिया है 27,01,705। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर अगर आपने किसी भी प्रकार का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना। जैसे हमारे केस में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमने किया है 1,25,000 रुपए का, तो आपको यहाँ पर 1,25,000 रुपए एंटर कर देने हैं। और कौन से साल में आपने यहाँ पर किया था, तो जैसे हमने किया था 2018 में, तो यहाँ पर 2018-19 आपका आ जाएगा, तो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है 2018-19। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये लेस हो जाएगी। इसके बाद में जो आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 9,86,677 रुपए का जो है हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने पर। इसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको बायर की डिटेल देनी रहेगी कि आपने किसको ये प्रॉपर्टी बेची है, उसका पैन नंबर, आधार नंबर जो कि ऑप्शनल होता है, बाकी नाम, पैन नंबर ये डिटेल आपको देनी रहेगी। तो यहाँ पर आपकी जो सेल डीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल उसकी एंटर कर देनी है। जो बायर की डिटेल है वो हमने यहाँ पर पूरी कंप्लीट एंटर कर दी है। इसके बाद में यहाँ पर अगर और कोई आपके प्रॉपर्टी हो तो वो एंटर कर देनी है, अदरवाइज नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर। फिर ये सीरियल नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर अदर देन कैपिटल इंडेक्शन बॉन्ड बाय गवर्नमेंट। तो अगर आपके बॉन्ड्स या डिबेंचर हो जिसको आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है वो डिटेल यहाँ पर एंटर कर देनी है। अदरवाइज यहाँ पर सीरियल नंबर 3 रहेगा फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन ए यूनिट जीरो बाउंड कैपिटल वैल्यू। यहाँ पर आपको जो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसकी यहाँ पर डिटेल एंटर करनी रहेगी। तो यहाँ पर 3 नंबर कॉलम में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि आपने जो शेयर
शेयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है उसको पहले कितने में बेचा, तो हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये वाला कॉलम है शेयर बाजार से, तो सेल वैल्यू है हमारी 86,580 रुपए। तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 86,580 रुपए। इसके बाद में ये नीचे वाला कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडक्शन, हमारी जो शेयर है हमने कितने में खरीदे थे, तो 79,935 रुपए। तो यहाँ पर 79,935 रुपए हम एंटर कर देते हैं। इसके बाद में हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 6,645 रुपए आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपने शेयर को ट्रांसफर करने के दौरान कोई खर्चा किया है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, अदरवाइज नीचे आपको यहाँ पर आ जाना है। फिर यहाँ पर कॉलम नंबर 10 में आपका डीम्ड अमाउंट अगर कुछ हो तो यस करना है, अदरवाइज इसको नो करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद में जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको आपके जो कैपिटल गेन हुआ है उसका यहाँ पर आपको ब्रेकअप देना रहेगा। तो हमारे जो कैपिटल गेन हुआ है वो फर्स्ट क्वार्टर में ही हुआ है। अगर आपको कुछ पता नहीं हो कि आपको कैपिटल गेन कब हुआ है, तो जैसे हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो तकरीबन 7,000 रुपए है, जैसे कि यहाँ पर इनकम सीट में आपको दिखा रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है 6,999। तो वो आपको यहाँ क्वार्टर वाइज उसको डिवाइड करना है। तो अगर आपको यहाँ पर क्वार्टर वाइज डेट वगैरह पता नहीं हो तो वो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में एंटर कर देना है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 15, यानी कि शेयर बाजार से अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट वो कुछ है नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% के रेट से जो आपको शेयर बाजार में हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे हमारे यहाँ पर शेयर मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था 6,645 रुपए का, तो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है 6,645 6645। इसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपने बेची है प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो आपको यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है। तो उसकी हमें सेल डेट यहाँ पर पता है। तो जो हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची थी वो जून में बेची थी 27 जून को, तो हमें यहाँ पर जून वाला क्वार्टर लेना है। 15 जून वाला क्वार्टर में यहाँ पर आएगा नहीं, 27 यानी 16/6 यानी कि 16 जून से बाद में अगर आपने कोई बेची है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर है 9,86,777 रुपए। तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है 9,86,777। इसके बाद में आपका ये जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसको आप ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे और इसको मिनिमाइज मतलब थोड़ा जूम इन करोगे तो यहाँ पर वैलिडेट का टैब रहेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कहेगा शेड्यूल कैपिटल गेन इज ओके, यानी कि हमारा जो शेड्यूल कैपिटल गेन का है वो ओके है। इसके बाद में शेड्यूल 112 हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर यहाँ पर कुछ हो तो आपको कर देना है, अदरवाइज ये जो आप जूम इन या जूम आउट करोगे यहाँ पर इस पर क्लिक करके तो यहाँ पर वैलिडेट का टैब रहेगा, इसको क्लिक कर देना। यानी कि सारे शेड्यूल को आपको यहाँ पर वैलिडेट जरूर करना है। अगर वैलिडेट नहीं किया तो आप जब ITR फॉर्म को कैलकुलेट टैक्स वगैरह कुछ करोगे तो वो यहाँ पर आएगा नहीं। तो इसके बाद में यहाँ पर इसको भी वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर शेड्यूल OS अदर सोर्सेज जो आपकी इनकम है वो आपको यहाँ पर ले लेनी है। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो फर्स्ट है डिविडेंड इनकम हमारी कितनी है, तो ये यहाँ पर हमारी शो कर रही है डिविडेंड इनकम 22,584 रुपए। तो ये आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है 22,584 रुपए। इसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर आपका कितना है, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है 8,224 रुपए, तो वो आपको 8,226 यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में FD पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट अगर आपका कोई हो, FD वगैरह पे ब्याज हो, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे हमारे FD पर ब्याज है 53,225, तो वो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है 53,225। इसके बाद में इनकम टैक्स अगर आपने प्रीवियस ईयर का कोई भी इनकम टैक्स है उससे आपको रिफंड रिसीव्ड हुआ है तो वो आपको एंटर कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर आपको और कोई भी डिटेल एंटर नहीं करनी है, सीधा नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है ना, डिविडेंड यहाँ पर आप ऊपर देखोगे कितना है आपका 22,584 रुपए। तो इसका यहाँ पर आपको ब्रेकअप देना रहेगा। ब्रेकअप मतलब कि आपको कौन से क्वार्टर में ये जो डिविडेंड है रिसीव्ड हुआ है। अगर आपको कुछ पता हो कि हमें इस क्वार्टर में रिसीव्ड हुआ है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर आपको ले लेना है। 22,000 आपका डिविडेंड कितना था 22,584 रुपए, तो यहाँ पर 22,584 रुपीज आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में हमारा ये अदर सोर्सेज का शेड्यूल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वैलिडेट टैब ये रही, यहाँ पर इसको जूम इन करना है आपको, तो यहाँ पर वैलिडेट कर क्लिक करोगे
तो इनकम अदर सीट इज ओके। फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, इसको आपको सीधा वैलिडेट ही करना है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, अगर आपका लॉस होता है तो वो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड कर देना है, अदरवाइज इसको भी आपको यहाँ पर वैलिडेट करना है। डोनेशन की सीट हमारी कुछ है नहीं, हमने कोई डोनेशन किया नहीं है। फिर इसके बाद में 80D हम यहाँ पर ले लेते हैं कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस अगर कुछ हो तो, जो कि डिटेल आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 में मिल जाएगी। अगर इनका कुछ हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, जैसे हमारे केस में यहाँ पर 80D सेक्शन में हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है, जैसे 00 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको भी इसको नॉट क्लेमिंग कर देना है, अदरवाइज जब इसको आप वैलिडेट करोगे तो एरर आएगी, तो नॉट क्लेमिंग करके वैलिडेट कर देना है। इसके बाद में 80GGA, इसमें भी हमारा कोई डिडक्शन है नहीं, तो इसको भी सीधा आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर सेक्शन 80 यहाँ पर आता है, जो कि अंडरटेकिंग का है, हमारे काम का नहीं है, तो इसे भी हमें यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A यहाँ पर आपका आता है, जो कि आपको फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना है। तो सेक्शन C 80C में आपके जो डिडक्शन है, यहाँ पर हमारे डिडक्शन है 1,50,000 रुपए, तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। जैसे हमारे सेक्शन 80C में यहाँ पर डिडक्शन है 1,50,000 रुपए, तो वो आपको 1,50,000 यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर अदर आपका कोई भी डिडक्शन हो, जैसे NPS में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो वो इस कॉलम में आपको एंटर कर देना है, खुद से करते हो तो इसमें, और अगर आपका एम्प्लॉयर करता है 1.5 लाख के अलावा तो वो आपको इस कॉलम में एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेक्शन रहेगा 80TTA और 80TTB। 80TTA का डिडक्शन जो है सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन हम यहाँ ले सकते हैं, अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो। अगर सीनियर सिटीजन है तो हमारा यहाँ पर कॉलम नंबर जो 80TTB का है, FD पर ब्याज है वो 50,000 रुपए, FD और बचत खाते दोनों पर मिलाकर जो ब्याज है वो हमारा 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, तो वो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो हम सीनियर सिटीजन नहीं है पर हम बचत खाते पर ब्याज है, तो हमारा बचत खाते पर ब्याज हमने कितना लिया था, यहाँ पर लिया था 8,226 रुपए, तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है 8,226 रुपीज। तो यहाँ पर हमारा जो डिडक्शन है वो यहाँ पर हो गया। इसके बाद में इसको आपको वैलिडेट कर देना है, जो ये सीट है ओके है। इसके बाद में AMT, इसको भी आपको सीधा यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर AMC, इसको भी यहाँ पर आपको वैलिडेट कर देना है। फिर AL है, वो भी हमारे काम का नहीं है, तो इसको भी सीधा यहाँ पर वैलिडेट करना है। फिर IT, यहाँ पर अगर इनकम टैक्स आपने सेल्फ से कोई भी पेमेंट किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी हो आपका, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, तो वो हम बाद में यहाँ पर एंटर करेंगे, पहले कैलकुलेट टैक्स करेंगे उसके बाद में। फिर यहाँ पर जो सीट है वो हाइड हो गई, तो इस एरो पर आपको क्लिक करना है, तो बाकी की बची हुई सीट्स है वो आपकी आ जाएगी। तो IT के बाद है ESOP, तो इस सीट को भी हमें यहाँ पर वैलिडेट ही कर देना है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर TDS की सीट है कि आपका टैक्स कितना कटा है सैलरी में से और अदर देन सैलरी, तो यहाँ पर आप इसको जैसे ही जूम इन करोगे तो यहाँ पर TDS का शेड्यूल 1 रहेगा, जो कि आपकी सैलरी में से जितना भी आपका TDS कटा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो जो ये डिटेल है वो आपको फॉर्म नंबर 16 में मिल जाएगी। हालांकि ये जो डिटेल है ऑटोमेटिक प्री फिल डाटा में से भी आ जाती है, तो यहाँ पर आप फॉर्म 16 का जो पार्ट ए देखोगे ना, तो उसमें आपकी रहेगी 1,25,031 जो है आपका टैक्स कटा है। तो आपको फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग आपका जो भी नेम हो, 10 नंबर हो और चार्जेबल सैलरी हो, वो यहाँ पर एंटर करके 1,25,000 हमारा यहाँ पर अमाउंट था 1,25,031, तो 1,25,031 हमें एंटर कर देना है। हमारी सैलरी है जो तकरीबन 13,60,969 13,60,969 है। इसके बाद में एम्प्लॉयर का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है ICICI बैंक लिमिटेड, और इसके बाद में नंबर आपको लिख देने हैं, और इसके बाद में आपकी इस सीट को यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। इस वैलिडेट करोगे के बाद में आपको TDS की सीट को यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर ये कह रहा है TDS शेड्यूल 2 में हमारी एरर है, तो हमें यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर जो बाकी सब कॉलम है सेलेक्ट है और ये सेल्फ है, तो इसको भी हमें सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर एरर आएगी। तो सेलेक्ट करने के बाद इसको वैलिडेट करोगे तो आपकी TDS सीट इज ओके। इसके बाद में यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम कितना क्या टैक्स बन रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर पार्ट BATI वो यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद में इसको भी आपको यहाँ पर वैलिडेट करना है, वैलिडेट बाद में करेंगे। फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन का रहेगा, वेरिफिकेशन कर देते हैं, फिर इसको भी यहाँ पर हमें वैलिडेट कर देना है। इसके बाद में आपको सबसे पहली टैब है ना, उस पर यहाँ पर आ जाना है पार्ट A जनरल, और यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो हमारा जो भी टैक्स रहेगा या उसमें एरर आती है, तो जैसे ये क्या कह रहा है कि प्लीज सेलेक्ट एंड ड्रॉप डाउन इन सीट
पार्ट बी टोटल इनकम TTI यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी है। तो पार्ट बी यहाँ पर TTI हमें यहाँ पर कुछ एरर रह गई है, तो वो हमें यहाँ पर सॉर्ट आउट करनी है। आप इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर इसको यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स करते हैं तो भी ये एरर आ रही है। तो इसको हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये यहाँ पर कह रहा है कि डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपके पास प्रीवियस ईयर में ये कोई भी डिटेल रही हो, आप आउट ऑफ इंडिया, अदर सोर्सेज इनकम, या आपने कोई भी कुछ किया हो तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर इसको नो करना है। ये हमारी यहाँ पर एरर आ रही थी, तो यहाँ पर इसको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद ओके है, फिर यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स करना है। फिर यहाँ पर और ये एरर आ गई है कि डिस्क्रिप्शन एट सीरियल नंबर 1 सीट EI इज कंपल्सरी। EI शेड्यूल है वो एग्जेम्प्ट इनकम का है, वो हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। अमाउंट सीरियल नंबर 1 EI और ऑल मैंडेटरी फील्ड इन EI, यानी कि हमारी जो एग्जेम्प्ट इनकम का जो शेड्यूल है वो हमें यहाँ पर लेना है। तो दिख नहीं रहा है, इसको ऐसे करते हैं। तो EI का शेड्यूल हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो वापस होम मेन्यू पर जाएंगे और जो EI एग्जेम्प्ट इनकम का आपके शेड्यूल है इसको हमें यहाँ पर इनेबल करना रहेगा, अदरवाइज जो है यहाँ पर एरर आ रही है। तो वापस इसको हम यहाँ पर इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद में अप्लाई करना है। अप्लाई जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा हमारा डाटा, और इसके बाद में जो हमारा शेड्यूल EI जो हमने अभी ऐड किया है उसको यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर ये कह रहा है स्पेशल एक्स्ट्रा इनकम अगर आपकी कुछ हो तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज इनको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज ये एरर पैदा करता है। हमारा सीट को जब वैलिडेट या कैलकुलेट टैक्स करते हैं तो ये आप देखोगे बाकी 3 है सेलेक्ट है, पर ये एनी अदर है, तो इसको भी हमें यहाँ पर सेलेक्ट ही करना है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन के टाइम यहाँ पर एरर करता है। तो इसको हम वैलिडेट कर देते हैं। फिर वापस अपन आते हैं मेन जो हमारा है पार्ट ए जनरल, और अगेन कैलकुलेट टैक्स करते हैं। तो कोई एरर आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी, अदरवाइज सीट हमारी मेरे ख्याल से ओके होनी चाहिए। ओके है, तो अब हमें वापस सबसे एंड की सीट में जाना है। जो हमारा टैक्स ड्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, हमें जो फीस वगैरह है वो सारी डिटेल हमारी यहाँ पर रह जाएगी। तो यहाँ पर डिटेल रहेगी टोटल अपडेटेड इनकम एज पर पार्ट BTI। हमारी जो इनकम है वो कितनी है 20 लाख, और इस पर हमारा टैक्स कितना बन रहा है वो है हमारा 2,82,860 रुपए, और लेट फीस हमारी कितनी लग रही है 5,000 रुपए की लेट फीस यहाँ पर लग रही है। इसके बाद में इन दोनों की टोटल हम करते हैं 2,82,000 और 6,94,000 की, तो यहाँ पर हमारी इनकी टोटल हो रही है 3,52,325 रुपए। तो ये हमारे यहाँ पर टैक्स पेंडिंग बन रहा है। हालांकि हमने TDS भरा था जो कि कम था 1,25,000 रुपए, वो यहाँ पर शो कर रहा है। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे पार्ट B TTI को, तो यहाँ पर जैसे हमारा टोटल टैक्स यहाँ पर बन रहा था 4,07,894 रुपए, तो उसमें से 1,25,000 जो हमने TDS डिपॉजिट करवाया था वो लेस होने के बाद 2,82,860 रुपए आपका रिमेनिंग टैक्स बचता है, जिस पर की 5,000 रुपए की पेनल्टी और इंटरेस्ट मिला के हमारा जो टोटल टैक्स होता है 3,52,325 रुपए का होता है। तो वो हमें यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा इस टैक्स का। तो हम इसको ऑनलाइन इसका पेमेंट कर चुके हैं, जिसकी हमें यहाँ पर सीधी डिटेल एंटर करनी रहेगी। तो इसकी डिटेल यहाँ पर BCR कोड के द्वारा एंटर करनी है। हमने चालान का पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। 3,52,325 रुपए का हमने टैक्स पेमेंट किया है। चालान का सीरियल नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। जो आपने चालान का पेमेंट किया है उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपका चालान हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसकी डिटेल एंटर कर देनी है। जैसे हमारा BSR कोड है 0002271, डेट ऑफ डिपॉजिट जो है हमारी 17/9/2023 है। चालान का जो सीरियल नंबर है वो है हमारा 19,825। तो इसको हमने यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर अगेन आपको कैलकुलेट टैक्स करना है। जैसे चालान का पेमेंट करने के बाद यहाँ पर जो आपका टैक्स है, पेबल टैक्स है, वो नील हो गया। अब आपको 5,000 का जो आपने पेनल्टी आप लेट ITR फाइल कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। उसका भी चालान आपको अलग बनाना रहेगा। तो BSR कोड आपको डेट ऑफ डिपॉजिट हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 17/9/2023। इसके बाद में चालान का सीरियल नंबर 19,830 यहाँ पर एंटर कर देना है, और इसके बाद में अमाउंट आपका यहाँ पर 5,000 रुपए रहेगा। इसके बाद में इसको आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। ओके है। फिर अगेन आपको जो पार्ट 1B ATI है, यहाँ पर पार्ट ए जनरल, यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स करना है। कोई एरर होगी तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, अदरवाइज कोई एरर यहाँ पर नहीं है। फिर हमें यहाँ पर जनरेट जोसन कर देना है। जनरेट जोसन यहाँ पर ऑप्शन आ नहीं रहा है, शायद दूसरी सीट पे आएगा, ये रहा जनरेट जोसन ऑप्शन। यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। तो
आपकी जोसन फाइल है वो यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगी। तो इसके सामने यहाँ पर आपको सेव जोसन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगेन यहाँ पर आपका जो जोसन फाइल है वो आपका डेस्कटॉप पर जो फोल्डर बना हुआ है उसमें यहाँ पर सेव हो चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे जो हमारी जोसन फाइल है डेट ऑफ मॉडिफाई के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर 10:14 पे जनरेट हो चुकी है। वापिस आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर अगेन आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2022-23 का पिछले साल का ITR 2 यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अपडेटेड रिटर्न आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो यस करना है, अदरवाइज नो करके ITR 2 यहाँ पर हम भर रहे हैं तो ITR कर लेना है। नाउ कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके कंफर्म करना है और आपकी जो जोसन फाइल आपने बनाई थी वो आपको अटैच ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो जोसन फाइल जनरेट की है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर वैलिडेट कर रहा है आपकी जोसन फाइल को, अगर कोई एरर नहीं आती है तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पर इंस्टेंट वेरिफिकेशन करना रहेगा आपको। तो कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो पैन नंबर है आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, अटैच है, लिंक है, उसके साथ में आधार OTP यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। एग्रीगेट करके जनरेट आधार OTP। इसके बाद में जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। OTP आपका सही होगा तो यहाँ पर कंफर्म सबमिशन मांगा जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि आपका ITR रिटर्न 2022-23 का यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसकी अगर कॉपी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज ई फाइलिंग में यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो 2023-24 का जो हमने ITR है वो पहले भरा था। इसके बाद में यहाँ पर 2022-23 का ITR आपके यहाँ पर शो कर रहा है। इसका फॉर्म अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहो तो फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा जो कि लगभग बहुत बड़ा पेज होता है। और रिसिप्ट जो कि एक पेज की होती है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो कि एक पेज की होती है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपका ITR फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एक पेज का जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। और अगर डिटेल फॉर्म आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो आपका यहाँ पर डिटेल फॉर्म भी आपको मिल जाएगा जो कि आपका 46 पेज का टोटल यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप बैक डेट का ITR 2 फॉर्म उस केस में भर सकते हैं जब आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, साथ में अगर आप कोई एग्रीकल्चर या एग्जेम्प्ट इनकम शो करना चाहते हो तो एक्सेल यूटिलिटी के द्वारा आप अपना ITR फॉर्म 2 यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर दे दीजिएगा।